इस जंग का के 6 दिन गुजर चुके हैं। अभी आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? पिछले 24 घंटे में यूएस का कहना है कि करीब करीब 24% कम मिसाइल्स दागे गए हैं वहाँ से। अब ये किस लिए है? ये स्ट्रेटेजिक है या ईरान में मिसाइल्स की शॉर्टेज हो गई है या उनके लॉन्चर्स हिट हुए हैं? इसका अभी मेरे ख्याल से इस पे कुछ कमेंट करना ठीक नहीं होगा। ऊपर उठा के जब नजरें देखेंगे ईरानी अधिकारी और ईरानी मुल्ला, तो उनको सिर्फ और सिर्फ बम गिरते हुए नजर आएंगे। उनकी एयर फोर्स करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। नेवी को अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न रिपोर्ट्स, क्योंकि फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स ईरान से बिल्कुल नहीं आ रही हैं, ईरान में इंटरनेट यूसेज जो है इस टाइम 1% है, यानी वहाँ से कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। तो जो IRGC कम्युनिकेट करते हैं अपने टेलीग्राम के चैनल के थ्रू, वही चीज़ बाहर आ रही है। बाकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रजीम चेंज की जब बात करता है वेस्ट, खास तौर पे से डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू, तो उनका मतलब क्या है? क्या कहेंगे? ही विल रिप्लेस द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग ईरान। तो ये बड़ी मतलब बड़ी हंसी आती है ये सुन के। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जो पूरा ईरान का युद्ध का संकट जो सिर्फ ईरान नहीं पूरे पश्चिम एशिया में फैला हुआ है, वो भारत में अब हिंद महासागर तक पहुंच गया है। हमारा बैकयार्ड, हमारा पिछवाड़ा। जी हाँ, पूरे तरीके से देखा जाए इस पूरे मुद्दे को, किस तरह से जो ईरान का जो युद्धपोत था उसको पूरे तरीके से डुबो दिया बेदर्दी से, और 80 से लेकर 100 तक जो है वो नेवल ऑफिसर्स या फौजी कहें ईरान के, उनकी मौत की खबर आ रही है। लेकिन ये जंग जो है पूरे तरीके से खित्ते में फैल चुकी है। सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, पूरे पश्चिम एशिया की जंग बन चुकी है। भारत भी इससे कई हजार किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी आंच यहां तक आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बॉबी नकवी मौजूद हैं। बॉबी नकवी को मैं उन लोगों में से गिनती हूं जो बहुत कम उन तजुर्बेकार पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ खबरों को लिखना और पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी सीखा है। जब भी खासकर खाड़ी के इलाके में कोई भी संकट की स्थिति होती है, मैं बॉबी नकवी का रुख करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और आप जो काम करते हैं उसके लिए भी। सबसे पहले मुझे बताइए, इस जंग का के 6 दिन गुजर चुके हैं, अभी आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। आरफा, आज 6 दिन शुरू, 6वां दिन है ये जंग जो 28 तारीख को शुरू हुई थी। अचानक शुरू हुई, बिना किसी वार्निंग के शुरू हुई, और ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये जंग 28 को रमज़ान में दिन के टाइम जब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सब लोग रोज़ा रहते हैं, तब ये जंग शुरू होगी। बहरहाल उसके बाद काफ़ी कुछ हो चुका है। हमने देखा है कि करीब करीब 9 से 11 कंट्रीज़ इस जंग में इन्वॉल्व हो चुकी हैं किसी न किसी तरह से, जिसमें से 6 कंट्रीज़ में तो डायरेक्टली अटैक किया है। 6 गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसमें ईरान ने अटैक किया है। उसके अलावा जॉर्डन है, इराक़ है, इज़राइल है, और अब टर्की और अज़रबैजान और साइप्रस पे भी। तो इन कंट्रीज़ को भी अगर आप मिला लेंगे तो ये 11-12 कंट्रीज़ हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा एक इस जंग ने जो शुरुआत की थी उससे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन खड़ा हो गया है। बहुत कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं, हालात ठीक नहीं हैं। 3 या 4 कैटेगरीज़ के टारगेट्स किए गए हैं। अगर आप देखें उसमें तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज़ हैं, मतलब यूएस, खासकर यूएस एम्बेसी, 3 यूएस एम्बेसीज़ पे अटैक हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा LNG टर्मिनल बंद हो चुका है। अरामको की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी बंद हो चुकी है। उसके अलावा एयरपोर्ट ऑपरेशंस लगभग लगभग कल रात तक एटलीस्ट जो है पूरी तरह से ठप हो गए थे। काफ़ी दिनों तक ठप रहे थे। अब सुना है कि कुछ फ़्लाइट शुरू हो रही हैं
उसमें से कुछ इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स भी हैं और कुछ इमरजेंसी फ़्लाइट्स हैं। हालाँकि अभी तक कोई रेगुलर फ़्लाइट्स शुरू होने का ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। जी हाँ। तो तो हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है, मैं आपसे पिछले कुछ घंटों में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सेंटकॉम ने भी कहा है और दूसरी सोर्सेज से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अम, ईरान से जो इंटेंसिटी है वो मिसाइल्स की वो थोड़ा कुछ कम हुई है। पिछले 24 घंटे में यूएस का कहना है कि करीब करीब 24% कम मिसाइल्स दागे गए हैं वहाँ से। अब ये किस लिए है, ये स्ट्रेटेजिक है या ईरान में मिसाइल्स की शॉर्टेज हो गई है या उनके लॉन्चर्स हिट हुए हैं, इसका अभी मेरे ख्याल से इस पे कुछ कमेंट करना ठीक नहीं होगा। बट ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हुई है। हालांकि जो इसराइल और यूएस की तरफ से जो बॉम्बिंग हो रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहती हूँ। मैं ईरान के बारे में तो आपसे पूछूँगी ही, ईरान की क्या कैपेसिटी है? कितने दिन तक ईरान टिक सकता है? क्या वो इस वॉर को जीतने की स्थिति में है? क्योंकि इस वक़्त लोग न सिर्फ़ कि अपना ओपिनियन बल्कि अपने फैक्ट्स भी चुन रहे हैं कि आप जंग के किस तरफ हैं, उस हिसाब से फैक्ट्स चुनेंगे। लेकिन मैं शुरुआत आपसे इस बात से करती हूँ कि लगभग 1 करोड़ से कुछ कम लोग इन खाड़ी के देशों में रहते हैं। आप कह रहे हैं 25% इंटेंसिटी मिसाइलों की गिरनी कम हुई है। क्या इस बात का इंडिकेशन क्या है? ये लगभग जो 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, इनको आप क्या बताना चाहते हैं? भारत में आप ये सोचिए 1 करोड़ वहाँ रहते हैं और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग परेशान हैं। भारत में अलग-अलग शहरों में जहाँ से मज़दूर के स्तर से लेकर अधिकारी के स्तर तक लोग वहाँ खाड़ी के देशों में काम करते हैं। उनको आप क्या बताना चाहते हैं? कहाँ है स्थिति अभी? देखिए कुछ कंट्रीज़ ने इवैक्यूएशन फ़्लाइट शुरू की हैं, जैसे यूएस ने शुरू की हैं, यूके ने फ़्लाइट्स आज शुरू करने जा रहे हैं। वो सुबह उनकी फ़्लाइट्स इवैक्यूएट होनी थी, लेकिन वो शायद कुछ रीज़न्स की वजह से कुछ डिले हो गया है। बाकी सारी कंट्रीज़ भी अपना अपना अरेंजमेंट कर रही हैं। इंडिया के लिए एक बहुत मुश्किल काम है कि वहाँ से, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, कोई इस तरह का फ्लाइट इवैक्यूएशन का कोई अरेंजमेंट कर पाएँ। मेरी 2-3 दिन पहले एक सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई थी इंडिया के, जो उन्होंने कहा था कि भाई खाली यूएई में करीब-करीब 4 मिलियन इंडियंस रहते हैं, तो उनको कैसे हम इवैक्यूएट कर पाएँगे। हालांकि यूएई में हालात इतने नहीं बिगड़े हैं, थोड़ा दहशत ज़रूर है, लेकिन कोई इमीडिएट कोई सेफ्टी का कोई मेजर रिस्क नहीं है अगर लोग सिक्योरिटी के एडवाइजरीज जो इशू कर रही है यूएई गवर्नमेंट उसको फॉलो करें तो देखिए अरफा, ये इंडियंस को मैं यही कहूँगा कि वो जो एडवाइजरीज इशू हो रही हैं अपनी उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से, यानी जिस गल्फ कंट्री में वो रहते हैं वहाँ की एडवाइजरी को क्लोजली मॉनिटर करें और अपने इंडियन मिशंस को प्रॉपरली मॉनिटर करें और जहाँ तक हो सके अपने घर के अंदर रहें। यही इस टाइम किया जा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये वॉर हो सकता है कि थोड़ा सा टेपर ऑफ, थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी कम होना शुरू हो। आपका तजुर्बा क्या बताता है कि ये जंग आगे बढ़ रही है अभी? क्योंकि अभी देखिए जो अमेरिका के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि ऊपर उठा के जब नज़रें देखेंगे ईरानी अधिकारी और ईरानी मुल्ला, तो उनको सिर्फ और सिर्फ बम गिरते हुए नजर आएंगे। मतलब बहुत ही, मैं कहूँगी, वाहियात और बहुत ही बदसूरत तरीके से ये जो हिंसा का, वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, इससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इस जंग से ये पीछे हाथ अपने या अपने पीछे पैर ये खदेड़ने वाले हैं। ऐसे में ईरान के पास क्या चारा होगा? सिर्फ यही करेगा ईरान कि अपने ही जो आसपास के यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं जो इन खाड़ी देशों में हैं उस पर हमला करे? और साथ साथ आपको ये भी मैं बयान बताना चाहती हूँ कि वहाँ के विदेश मंत्री का भी ये बयान आया है, उन्होंने चेताया है कि हम नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन तमाम जो है खाड़ी के देशों को चेताया है कि हम, आपने अगर हमारे साथ समर्थन नहीं किया तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से एक वार्निंग के तौर पर उन्होंने बात कही है। जी बिल्कुल आरफा, ये देखिए बहुत ही मुश्किल वक्त है इन सभी कंट्रीज़ के लिए और ईरान के लिए भी। अब आपका अगर सवाल, ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना कि आगे ये जंग कितनी चलेगी। मुझे जो कुछ पिछले कुछ घंटों में जो कुछ इंडिकेशंस अभी मिलने के लिए जो मिली हैं, उससे ऐसा लगता है कि इसमें ईरान के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है। फॉर एग्जांपल, ईरान ने एक एडवाइजरी इशू की है, अपने रेजिडेंट्स को उन्होंने कहा है टू राशन द यूज़ ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी।
इसका मतलब उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी डैमेज हुआ है। और दूसरा जो इंडिकेशन आया है कि उनके जो मिसाइल्स की जो नंबर ऑफ मिसाइल्स दे वर फायरिंग दैट हैज गॉन डाउन बाय 1/4, बाय ऑलमोस्ट लाइक 24%। तो अब ये सारी चीज़ जाहिर है कि इतने दिनों के बॉम्बिंग को कोई भी कंट्री सस्टेन नहीं कर सकती, स्पेशली अगर ये दुनिया की अगर सुपर पावर अगर ये ठान ले कि इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है, तो कोई भी कंट्री शायद मेरे ख्याल से इस तरीके से बर्दाश्त करने का किसी के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या कितनी इतनी ताकत नहीं है कि इसको सस्टेन कर पाए। हैविंग सेड दैट, ये इस टाइम ईरान के साथ प्रॉब्लम ये है कि देखिए उनको एक तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की फ्यूनरल जो फेयरवेल वो है वो शुरू होनी थी कल रात को, वेंसडे रात को 10 बजे, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसको कहा कि लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया है। अब ये फेयरवेल कब होगी? दूसरी चीज़ ये कि इनको जल्दी से जल्दी अपना एक नया सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करना है। वो भी एक बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा अगर ये अगले 24 घंटे में इसको करते हैं। तो प्रेशर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा है और उनकी एयर फोर्स करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। नेवी को अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न रिपोर्ट्स, क्योंकि फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स ईरान से बिल्कुल नहीं आ रही हैं, ईरान में इंटरनेट यूसेज जो है इस टाइम 1% है, यानी वहाँ से कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। तो जो IRGC कम्युनिकेट करते हैं अपने टेलीग्राम के चैनल के थ्रू, वही चीज़ बाहर आ रही है, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम ईरान में क्या हो रहा है, क्या डैमेज का कितना स्केल है, ये किसी को ठीक से मालूम नहीं है। हालांकि यही चीज़ इजराइल में भी है अरफा। इजराइल में जो डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को या बिल्डिंग्स को, वो पूरी पूरी पिक्चर अभी तक निकल के नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से ये 24 घंटे, खासकर ये जो आने वाली रात है, इसमें अगर हम देखेंगे, अगर अगर ऐसे ही मिसाइल की स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी कम होती है, तो इसका मतलब ये एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि या तो चीज़ें कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसी बातचीत चल रही है, या लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स मेजर हैं ईरान के पास, जिसकी वजह से वो मिसाइल्स नहीं फायर कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे अच्छा लगता है बॉबी नकवी कि आप सेंटिमेंट्स को एक तरफ रखकर और आप काला और सफ़ेद देख सकते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो देख पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप ये देखिए, इस पूरी जो वॉर है, पूरी जंग है जो एक तरह से थोपी गई है ईरान के ऊपर, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें एक मजहबी एलिमेंट है, इसमें एक इमोशनल एलिमेंट है, इसमें एक रीजनल एलिमेंट है, इसमें हमारे दर्शकों का एक बड़ा तबका वो ये चाहता है कि ईरान इस जंग को जीते, और इसीलिए वो इस तरह के तथ्य, इस तरह के फैक्ट सुनना चाहते हैं जिससे उनका एक डूबता हुआ दिल, उसको कोई सहारा मिले। लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से इस बात को सामने रख रहे हैं कि पत्रकार ही हैं हम, और हम कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन हम फिर भी बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि कई तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अगर अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल करें तो क्लाइम डाउन। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत इस बात से कही थी कि सत्ता परिवर्तन चाहिए, और जाहिर है जंग के पहले दिन आप सोचिए कि वो हेड ऑफ स्टेट का सर ले आए थाली में, तो इससे ज़्यादा तो और कोई जीत की बात हो ही नहीं सकती थी, जंग वहीं पर भी खत्म हो सकती थी। लेकिन ईरान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, वो कोई सद्दाम हुसैन नहीं है, वो कोई गद्दाफी नहीं है, वो और भी दूसरे देशों को हम देख लें, सीरिया के भी कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, तो वहाँ तो एक सिस्टम काम करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम उनका जो मिसाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ेंगे, फिर कह रहे हैं उनकी नेवी को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, और तीसरी बात जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है वो तो है ही। तो सत्ता परिवर्तन तो वो एक तरह से फिर मैं कह रही हूँ कि पीछे उन्होंने रख दिया है। तो ये रियलाइजेशन तो अमेरिका में भी हो रहा है उनके अधिकारियों में, चाहे वो कितना भी ये कहें कि ऊपर से आसमान से आग बरसाएंगे हम।
अरफा देखिए, पिछले जून 2025 में जब ये 12 दिन की लड़ाई हुई थी और इन्होंने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था, बंकर बस्टर बम जो फोड़े थे, उसके बाद वाइट हाउस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज की थी, इशू की थी। उसमें लिखा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोट अनकोट ऑब्लिटरेट कर दिया। वो प्रेस रिलीज अभी भी वाइट हाउस के वेबसाइट पे है। अ, तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का गोल पोस्ट जो है वो हर घंटे में, हर दूसरे दिन वो चेंज करते रहते हैं। उनको खुद नहीं मालूम कि क्या चाहते क्या हैं। अभी तक ये नहीं डिफाइन कर पाए कि भाई रजीम चेंज का मतलब क्या है, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। एक पूरा इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब जब 79 में हुआ, उसके बाद से ईरान ने अपना पूरा सिस्टम उसी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के इर्द गिर्द खड़ा किया है। फॉर एग्जांपल आईआरजीसी, उनका मैंडेट ही ये है कि टू प्रोटेक्ट द टू प्रोटेक्ट द विलायत फ़क़ी, यानी इस्लाम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके प्रोटेक्शन के लिए आईआरजीसी है। उनके पैरेलल में आर्मी है, उसके पैरेलल में और दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं। यानी एक कुल मिला के एक पूरा सिस्टम काम करता है। अनफॉर्चुनेटली ईरान में ऐसा कोई ऑपोजिशन, क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन है, लिमिटेड ऑपोजिशन है, यानी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में खड़े होने के लिए उन कैंडिडेट्स की वेटिंग होती है। ओनली आफ्टर एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जब अप्रूवल देते हैं तो कोई कैंडिडेट, चाहे ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड हो या रूलिंग पार्टी का स्पॉन्सर्ड हो, तो वो खड़ा हो सकता है। बट फिर भी ये उनका सिस्टम है। आई मीन ये एक अलग डिस्कशन है कि ये सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना, ये एक सेपरेट डिस्कशन है, बट एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रजीम चेंज की जब बात करता है वेस्ट, खास तौर पे से डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू, तो उनका मतलब क्या है, क्या कहेंगे। आज सुबह से पता नहीं, शायद आपने भी देखा होगा कि वो पहलवी साहब के जो ग्रैंडसन हैं उनको लेके एक बड़ा मजाक चल रहा है। उनको रशिया के दो कॉमेडियंस हैं जिन्होंने एक ऐसा ही एक कॉल करके, वीडियो कॉल करके उनको बेवकूफ़ बनाया बाय पोजिंग एज टू जर्मन ऑफिशियल्स। यानी तो ये मजाक है। इसको, इस आदमी को अगर ये सोचते हैं कि ये ही विल रिप्लेस द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग ईरान, तो ये बड़ी मतलब बड़ी हंसी आती है ये सुन के। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास, कि आप इंपोर्ट करेंगे? मैं उसी बात पे आना चाह रही थी। आप जो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि लिबिया का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि 2011 में नेटो फोर्सेस ने किस तरह से गद्दाफी को रास्ते से हटाकर और पूरी जो उनका शासन था उस पर कब्जा कर लिया था, और वहां पर बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर लड़ाई नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ तो आप इसको अच्छा माने या बुरा माने, लगभग पिछले 50 सालों में जो पूरा ये इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद का जो सिस्टम है, वहां तो ऑपोजिशन को भी, आपने खुद कहा, मैं भी कई बार ईरान जा चुकी हूँ, ऑपोजिशन को भी रहने की इजाजत नहीं है। अब अमेरिका सीधे तौर पर उनके अधिकारी कैमरे पे आकर इसको कबूल कर रहे हैं कि जो अगली उनकी उम्मीद है वो लिबिया की ही तर्ज पर उम्मीद ये है कि वहाँ जो कर्डिश कम्युनिटी है और जो बलोच कम्युनिटी है उसको उकसा कर एक नया पॉलिटिकल ऑपोजिशन तैयार किया जाए। रजा पहलवी के बारे में तो उन्होंने कहा, आपने बताया ही कैसे वो कमेडियंस के झांसे में आकर उस व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। मुझे लगता है एक बहुत छोटा तबका जरूर है ईरान में जो जो शाह पहलवी की एक तरह से उनके लिए रोमांटिसिज्म है, लेकिन वहाँ कोई क्रेडिबल ऑपोजिशन तो नहीं है। मैं उस मुद्दे पर बाद में आती हूँ। अभी मुझे फिलहाल ये बताइए कि अभी जिस ताज़ा लम्हे से हम गुजर रहे हैं, क्या उसमें कोई कर्डिश, बलोच, इस तरह का कोई ऑपोजिशन तैयार हो सकता है, जैसे लिबिया में जो रिबेल्स थे, वहाँ के जो विद्रोही थे, उन्होंने गद्दाफी की सरकार को उखाड़ फेंका था? देखिए, जो कर्डिश लीडर हैं इराक के, उनका नाम शायद बरजानी साहब है। मैं पूरा नाम अभी आपको बताऊंगा मैं। एनीवेज, उनका स्टेटमेंट आया क्लियरली कि वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस वॉर। तो कर्डिश फैक्शन ने, एटलीस्ट जो इराक का एक हिस्सा कंट्रोल करते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए, ये कर्डिश इशू जो है इतना सेंसिटिव है कि इसमें ट्रम्प को दूसरे दूसरे क्वार्टर से भी ऑपोजिशन झेलना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, टर्की ये कभी नहीं चाहेगा कि कहीं भी कोई कर्डिश अपराइजिंग हो, क्योंकि अगर कर्डिश अपराइजिंग कहीं भी होती है तो उनकी
उनकी बॉर्डर के पास में जो कर्डिश एनक्लेव है वहाँ पे भी बगावत हो सकती है। तो ये कर्डिश फैक्टर, जो कर्डिश कार्ड जो है, ये बहुत लोगों ने खेलने की कोशिश करी है, इसका कोई हल नहीं है। ये इस तरीके के जो आइडियाज़ डोनाल्ड ट्रंप एवरी डे ये दे रहे हैं, ये एकदम मेरे ख्याल से ये इनके मेंटल बैंक्रप्सी का इशारा की तरफ इशारा करती है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप सिर्फ एक कंट्री को डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बॉम्बिंग से, जो कंट्री ऑलरेडी डेकेड्स लॉन्ग सैंक्शन से की वजह से सफ़र कर रही है। उनके पास अपना सिविल एविएशन ठीक से नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, हालांकि दूसरे सेक्टर्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और अपने लेवल पे उनकी जो जो साइंटिफिक फील्ड्स हैं इंक्लूडिंग मेडिसिन, उसमें उन्होंने काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस की है। उनका आर्ट एंड कल्चर बहुत स्ट्रांग है। तो आप क्या सिर्फ एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्या आप उसको समझते हैं कि ये गाजा की तरह, जहां आपने अस्पताल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, म्यूजियम सब बर्बाद कर दिया, अब वहाँ पे सिर्फ एक एक कूड़े का कंक्रीट का ढेर है? क्या आप वही चाहते हैं कि वैसा ही जो है आप उसको ईरान को भी बनाना चाहते हैं? ये बहुत 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 अफसोस की बात है कि ये एक Americans have already, all every time they have initiated a war without having actually a plan, without having a clearly defined goalpost कि इसमें मकसद क्या है। सद्दाम हुसैन को उन्होंने टॉपल किया, पहले कहा कि WMDs हैं, उसके बाद कहा कि न्यूक्लियर वेपन है। कल स्पेन के प्रेसिडेंट ने यही बात कही कि यू ड्रग्ड अस इनटू दैट इराक वॉर सेइंग दैट दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स, मगर वहाँ कुछ नहीं निकला। तो सिमिलरली इराक में जो इंस्टेबिलिटी आई है उनके सद्दाम हुसैन हटने के बाद, आई एम नॉट अ फैन ऑफ सद्दाम हुसैन, बट मेरा ये कहना है कि जो ऐसे आप हटाते हैं डिक्टेटर, उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी आती है, जो डीस्टेबलाइज करते हैं कंट्रीज को, वो वो एक बहुत ही अफसोसजनक बात है। और उस इंस्टेबिलिटी का नुकसान जो होता है इमीडिएट नेबर्स को होता है। आप अफगानिस्तान में आपने इतने साल रहे, उसके बाद आप वापस आप तालिबान को बुला दिया, अपना एयरबेस छोड़ के भागे आप, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो एयरबेस वहाँ में वापस कर दीजिए। यानी ये तमाशा है। मतलब इनकी क्या ये सोचते हैं, क्या सोच है? इट्स वेरी हार्ड टू से। तो ये तो नहीं है जी बॉबी आफा। नकवी साहब, बात ये तो नहीं है कि कहीं मकसद यही हो सिर्फ, क्योंकि देखिए ये तो मेरे ख्याल से ये अमेरिका भी समझता है इस बात को, और इसराइल भी बिल्कुल, उसका पूरा अस्तित्व ही ईरान के ऑपोजिशन में खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि मकसद यही तो नहीं है कि कहेंगे हम सत्ता परिवर्तन, कहेंगे हम महिला अधिकार, कहेंगे हम मानवाधिकार, कहेंगे हम फला लिबरलिज्म, लेकिन मकसद ये है कि ईरान को इतना सताया जाए, इतना तोड़ दिया जाए, उसकी कमर पहले ही टूटी हुई है सैंक्शन से। जो भी कोई ईरान एक बार होके आया है वो वहाँ की बेबसी पर रोता है कि इतना अजीम मुल्क जिसकी हज़ारों साल पुराना सिविलाइजेशन हो, उनका आर्ट, कल्चर, फिलॉसफी, पोएट्री, साइंस, मेडिसिन, अगर उसमें आप देखें अमेरिका से ज़्यादा लड़कियाँ ईरान में कॉलेज में जाती हैं, उनका एजुकेशन का जो स्तर है वो सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से कहीं ज़्यादा आगे है, इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद। तो कहीं मकसद ये तो नहीं है कि ईरान तो बचे, लेकिन इस हालत में बचे जहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, जहाँ कोई ऑपोजिशन ना बन सके इजराइल के लिए, और फिर फिलिस्तीन को जिस तरह तबाह किया। ईरान से भी देखिए आप, वही दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं कि अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, वही सारी चीज़ें। मतलब एक मैं अभी देख रही थी सेंट्रल तेहरान का जो हमला है, उसमें ऐसा लगता है कि पूरी ज़मीन पर ही क़यामत आ गई है, इतने काले बादल मंडरा रहे हैं। तो कहीं मकसद यही तो नहीं है कि इतना तोड़ दिया जाए, इतना ख़त्म कर दिया जाए ईरान को कि फिर इजराइल जब चाहे मसल ले। जी बिल्कुल अरफा, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग एक एक पॉलिसी है इनकी। मैं पॉलिसी ही कहूँगा कि इन कंट्रीज़ को बर्बाद किया है। अगर आप सीरिया का देखें तो सीरिया से जो रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हुआ था, वो सारे सीरियन रिफ्यूजीज़ अल्टीमेटली गए कहाँ? काफ़ी यूरोप में काफ़ी हद तक उनको एब्जॉर्ब करना पड़ा। आप ये अगर ये चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों की तरह कई कई जनरेशन्स अगर रिफ्यूजी कैंप में निकाल देंगी, तो ये वर्ल्ड बी अ वेरी अनसेफ प्लेस टू लिव। अगर आप कम्युनिटीज़ को, अगर कंट्रीज़ को आप रिफ्यूजी कैंप में तब्दील करते जाएंगे, जॉर्डन में इतने मिलियन रिफ्यूजीज़ रहते हैं, टेंट टेंट में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। वही हालात जो है आपकी काफ़ी हद तक जो है दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं, वो लोग रह रहे हैं जिनके पास अपना पासपोर्ट भी नहीं है, जिनके पास अपना पासपोर्ट भी नहीं है।
वही चीज़ क्या, ईरान 90 मिलियन का एक कंट्री है, यानी इजिप्ट के बाद, इजिप्ट में 111 या 110 मिलियन लोग हैं, उसके बाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है मिडल ईस्ट में। इसको डिस्टेबलाइज अगर आप करेंगे तो ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जी, अब आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब आने वाले दिनों में आप क्या देखना चाहते हैं? किस तरह से देखना चाहने के अलावा कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या डी-एस्केलेशन होगा? कब तक, यानी कि अगर अमेरिका के अंदर भी देखें, जो पॉपुलर ओपिनियन है, सिर्फ 1/4 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, ईरान में मानवाधिकार ले जाइए, ईरान में डेमोक्रेसी ले जाइए, वहाँ महिलाओं की वहाँ रक्षा कर लीजिए। तो ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या इस बात की परवाह नहीं करता अमेरिका कि उसकी कांग्रेस से भी जो है ये अप्रूव नहीं है, ये वॉर पूरी तरीके से इलीगल ये जंग है, तो पूरी इस जंग की तस्वीर को आने वाले 2 हफ्ते में आप कैसे बदलते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में, या आने वाले कुछ अगले 24 से 48 घंटों में ये डी एस्केलेशन के लिए कुछ सीरियस एफर्ट्स किए जाएं, जिससे जान और माल का जो नुकसान हो रहा है, जो इकोनॉमी को जो नुकसान हो रहा है, उसको फर्दर उससे रोका जाए, उससे बचाया जा सके। करीब करीब जो है इसमें अभी 1300 से ज़्यादा, 28 फरवरी से 1300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाज़ा वॉर में हमने देखा कि कितने हज़ार लोग जो है मारे गए हैं, फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। ये जो मारे गए हैं, ये कोई आर्म्ड कॉम्बैटेंट नहीं थे, ये एक आम फ़िलिस्तीनी थे। हाँ, दे हैड एस्पिरेशंस फॉर अ फ्री पैलेस्टाइन, बट दैट इज़ नॉट अ क्राइम। इसी तरीके से जो लोग मारे जा रहे हैं, वो ईरान में दे आर मोस्टली सिविलियंस। तो इसका मेरे ख्याल से इन कंट्रीज को, जो भी कंट्रीज ये इन्वॉल्व हैं, दोज हु हैव डायरेक्ट स्टेक्स इन दिस रीजन, मैं गल्फ कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये 6 कंट्रीज की आई थिंक ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रशिया के साथ मिलके इसको डी एस्केलेट करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करें। मुझे डोनाल्ड ट्रंप से और नेतन्याहू से तो कोई उम्मीद नहीं है। ईरानियंस हैव टू टेक अ कॉल गोइंग फॉरवर्ड कि उनको क्या करना है। उनके जो नए सुप्रीम लीडर आएंगे, उनका किस लेवल का वो एंगेजमेंट करना चाहते हैं। विल ही बैक डाउन, विल ही टॉक अबाउट डी एस्केलेशन, और इसको ये आर पार की जो लड़ाई जिसको ये कह रहे हैं, वो उसको उसको चालू रखें, और उसको इन सारी कंट्रीज जहाँ जहाँ इन्होंने अटैक किया है वहाँ पे ये अटैक करते रहें, जब तक इनका मेरे ख्याल से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक यूएस और इसराइल बर्बाद ना कर दें। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज देयर इज अ चॉइस फॉर everyone who's involved in this conflict, except US and Israel. They have an agenda. The other countries, I think, have to realize ki what is at stake. The US is not from the region. The only stake that they have is that their bases have been damaged in this region, but those bases can be rebuilt. बट अगर एक कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसको रीबिल्ड करने में जनरेशन्स लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोबिन नकवी साहब। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात पर ये ख़त्म होगा, और उम्मीद है कि यहाँ बैठे हुए गल्फ़ में, खाड़ी के देशों में जो उनके शाह और शहंशाह हैं, वो इन बातों को सुन रहे हैं कि वाकई जो कुछ लगा है दाव पर वो इन्हीं देशों का लगा हुआ है। अमेरिका को कोई परवाह नहीं है इस बात की, वो बहुत दूर है, और इसराइल जो है वो तो उसका पूरा अस्तित्व ही इस विरोध पर टिका हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको लोग सुन रहे होंगे, वहाँ बैठे हुए लोग जो फैसला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।